राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें दोनों सदनों के महासचिव शामिल हुए। इसमें आगामी मॉनसून सत्र के लिए तमाम विकल्पों पर विचार किया गया। इसमें सेंट्रल हॉल में लोकसभा की बैठक होने की संभावना और राज्यसभा को लोकसभा के चैम्बर में स्थानांतरित करने के उपाय भी शामिल हैं। दोनों सदनों की बैठक को वैकल्पिक दिनों में आयोजित करने पर भी विचार किया गया। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने तकनीक को अपनाकर मौजूदा हालात में सत्र को चलाने पर भी जोर दिया। वर्चुअल पार्लियामेंट के विकल्प के बारे में सभी संभावनाओं को तलाशने पर भी दोनों पीठासीन अधिकारियों ने जोर दिया। दोनों महासचिवों ने संसद की विभिन्न समितियों की प्रस्तावित आभासी बैठकों से जुड़े मुद्दों के बारे में पीठासीन अधिकारियों को जानकारी दी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने पहले से तय 37 नए सदस्यों को शपथ दिलाने के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया है। इस पर बाद में विचार किया जाए। कोरोना संकट की मौजूदा स्थिति के चलते टाल दी गई है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा इस समिति के अध्यक्ष हैं। विभिन्न राज्यों में क्वारंटाइन होने के चलते समिति के कुछ सदस्यों ने बैठक में शामिल होने में असमर्थता जताई है। इसी के चलते समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने राज्यसभा के सभापति इसी बीच राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विभिन्न समितियों के वर्चुअल बैठक को लेकर चर्चा की। सभापति ने कहा कि नियमों के तहत बैठक को स्थगित करने के लिए राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार नहीं है। लिहाजा दोनों ने इस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की नियम समितियों के पास भेजने का फैसला किया है। विभाग संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष अपने आधिकारिक क्षेत्र के तहत संसद परिसर में कभी भी इन बैठकों का आयोजन कर सकते हैं। इसी के तहत आनंद शर्मा ने 3 जून को गृह कार्य विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई थी। निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 18 सीटों के लिए नतीजे भी 19 जून को ही घोषित किए जाएंगे। देशव्यापी लॉकडाउन को खोलने की शुरुआत के साथ ही स्थिति सामान्य की ओर लौट रही है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव कराने का फैसला किया। 19 जून को आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान की 18 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले फरवरी में 17 राज्यों से राज्यसभा की 55 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसमें से 10 राज्यों की 37 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध ही चुन लिए गए, लेकिन 18 सीटों पर चुनाव बाकी रह गया। इन सीटों पर पहले 26 मार्च को चुनाव कराए जाने थे, लेकिन कोरोना संकट की वजह से लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के चलते चुनाव को टालना पड़ा। CII के वार्षिक सत्र को संबोधित करेंगे। वो इस संबोधन में भारतीय उद्योग जगत के साथ देश को आर्थिक वृद्धि की राह पर लाने का मंत्र साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन ऐसे समय में होने जा रहा है जब लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील के साथ ही कंपनियां परिचालन शुरू करने लगी हैं और कारखाने खुलने लगे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाला ये कार्यक्रम CII की स्थापना के 125 साल पूरा होने के अवसर पर है। उद्योग संगठन की स्थापना 1895 में हुई। MSME क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस का कल दिल्ली में शुभारंभ किया। चैंपियंस प्लेटफॉर्म देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए हर तरह की समाधान एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। इससे इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म पर MSME क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा। साथ ही कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नए रास्ते तलाशने में मदद मिलेगी। इससे संभावित उद्यमियों को टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार के फैसलों से किसानों, रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों और MSME को अत्यधिक लाभ होगा। MSME की परिभाषा में परिवर्तन से न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि देश के उद्यमों को नया जीवन भी मिलेगा। सरकार के सकारात्मक सुधारों से अनेक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयासों के महत्व पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ होगा। ये योजना रेहड़ी पटरी कारोबार से जुड़े लोगों को मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में कारोबार फिर शुरू करने के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के प्रयासों की सराहना की और ग्रामीण भारत को आवश्यक प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत की करीब 1.5 गुना वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि ऋण को चुकाने की अवधि भी इसी उद्देश्य से बढ़ाई गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई की परिभाषा बदलने की अनुमति दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया है। बदलाव के मुताबिक 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाई एमएसएमई के तहत आएगी, वहीं 250 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली इकाई भी एमएसएमई के अंतर्गत आएगी। जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई, और जो टर्नओवर था जो 100 करोड़ हुआ था वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। ये बहुत बड़े प्रमाण पर इसका फायदा हमारे इंडस्ट्री को होगा। पर यह करते समय इसके साथ और एक फैसला लिया गया कि चाहे माइक्रो हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो, वो जितना एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इसमें नहीं पकड़ा जाएगा। तो एक्सपोर्ट का टर्नओवर इससे बाहर हो गया और ये लिमिट बढ़ गई है, और इसके कारण बहुत बड़ा फायदा इस सेक्टर में होगा। ये जो डिमांड थी ये पूरी हुई है। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड स्कीम यानी इक्विटी निवेश का ऐलान किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। इस फैसले से ये कंपनियां बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती हैं। रेहड़ी पटरी वाले के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाई गई है। इस योजना में छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले, छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है, ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम 1 वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। सरकार की तरफ से खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी गई। इसके जरिए किसानों को लागत मूल्य के मुकाबले 50 से 83% ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यह सामान्य तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है, जिसमें वो लोग मिलकर कृषक की उत्पादन में जो लागत आ रही है और लागत के समय जो जो चीज़ें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीज़ों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है, और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगले बार होने वाला है। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फसलों की कटाई की अनुमति दी और किसानों के साथ खड़ी रही। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने इस साल बम्पर खेती करके देश को समर्पित किया है।
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 जून से 31 जुलाई के बीच इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे जुड़े पत्र सरकार ने राज्यों के मिल्क फेडरेशनों और यूनियनों को भेज दिया है। सरकार चाहती है कि ये काम मिशन मोड में हो। देश में सहकारी दुग्ध क्षेत्र से 1,70,00,000 किसान 230 मिल्क यूनियनों से जुड़े हैं। सरकार की योजना है कि पहले चरण में सहकारी क्षेत्र के अधिकतम किसानों तक पहुंच बन सके। कोरोना जैसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ युद्ध में हमारे कलाकार वैसी ही भूमिका निभा रहे हैं। हमारे गायकों, गीतकारों, कलाकारों ने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए, इस लड़ाई में जोश फूंकने के लिए एक रचनात्मक अभियान खड़ा कर दिया है। जब 130 करोड़ लोग एक भावना से साथ आते हैं, एक संघ जुड़ते हैं, तो ये संघ ही संगीत बन जाता है। मुझे विश्वास है कि स्पीक मैके का ये डिजिटल कार्यक्रम भी देश के इस अभियान को एक नई दिशा देने का काम करेगा। ये डिजिटल कन्वेंशन प्राचीन कला संगीत का टेक्नोलॉजी के साथ ये तालमेल, ये फ्यूजन आज समय की मांग भी है। राज्यों और भाषाओं की सीमाओं के ऊपर उठकर आज संगीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्श को भी पहले से ज्यादा सशक्त कर रहा है। Launched on April 2nd, 2020, Arogya Setu app empowers Indian citizens in the fight against COVID-19. It enables people to assess themselves against the risk of catching coronavirus infection. Arogya Setu became the world's largest contact tracing app in 40 days, having 11.69 crore registered users. हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से नहीं हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा। दोनों देशों के बीच ये ऑनलाइन शिखर वार्ता गुरुवार 4 जून को होगी। उन्होंने कहा कि शिखर वार्ता से द्विपक्षीय संबंधों को ऐतिहासिक ऊंचाई मिलने की संभावना है, क्योंकि दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भागीदारी को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौता उनमें से एक है। उन्होंने G7 समूह का विस्तार कर भारत, ऑस्ट्रेलिया के अलावा 2 और देशों को शामिल किए जाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता दिए जाने का भी समर्थन किया है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव के इस क्षेत्र की तीव्रता और बढ़ने और इसके गहरे दबाव वाले क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके साथ ही आज उत्तर की दिशा में आगे बढ़ने और उसके बाद उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़कर बुधवार तक उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के तटों के पास
हरिहरेश्वर और दमन के बीच से गुजरने की संभावना है। इसकी वजह से दक्षिण कोंकण में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। मछुआरों को इस दौरान दक्षिण पूर्व अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की। अमित शाह ने गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर तैयारियों की समीक्षा की। गृह मंत्री ने उन्हें केंद्र सरकार से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 अप्रैल को रिकवरी रेट 11.42% था, जो 3 मई को बढ़कर 26.59% पहुंच गया और 18 मई को रिकवरी रेट 38.29% था। अब ये बढ़कर 48.19% पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी घटता जा रहा है। 15 अप्रैल को 3.30%, 3 मई को 3.25%, 18 मई को 3.15% और 1 जून को ये आंकड़ा 2.83% पर पहुंच गया है। अगर विश्व भर के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे विश्व में हो रही मौतों का आंकड़ा 6.19% है। कई देश में जहां कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की दर 5.92% है, ब्रिटेन में 14.07% और इटली में 14.33% दर्ज की गई है। स्पेन में 12.12%, फ्रांस में 19.35% रही है, जबकि भारत में ये 2.83% है, जो काफी बेहतर स्थिति है। कोरोना संकट के दौर में भारत सरकार की तरफ से चलाया गया वंदे भारत मिशन उन तमाम भारतीयों के लिए मददगार बना है जो लॉकडाउन की वजह से अलग अलग देशों में महीनों से फंसे हुए थे और अब विशेष उड़ानों के जरिए स्वदेश लौट रहे हैं। सोमवार को एयर इंडिया के विशेष विमान के जरिए कजाकिस्तान में फंसे 144 और स्पेन में फंसे 244 भारतीयों की वापसी हुई। पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी एयर इंडिया का विशेष विमान भारतीयों को लेकर ढाका से कोलकाता पहुंचा। खाड़ी देशों से भी 2000 से अधिक भारतीयों की वापसी हो रही है और इसके लिए 14 विशेष उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात से 8 और दुबई से 6 उड़ानें शामिल हैं। मिशन के 25वें दिन यानी रविवार को 20 विशेष उड़ानें विभिन्न देशों से वापस लौटी। इनके जरिए कुल 3564 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई। खाड़ी देशों में फंसे करीब 2500 भारतीयों को विशेष विमानों से स्वदेश लाया गया। इनमें दुबई से 6 उड़ानों के परिचालन द्वारा 1000 से ज्यादा से अधिक भारतीयों की वतन वापसी हुई। इधर समुद्र सेतु अभियान का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय नौसेना का पोत INS जलाशय श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए लौटेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत श्रीलंका में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए ये पहला समुद्र सेतु अभियान है। जहाज में सुरक्षित दूरी के पालन का ध्यान रखा जा रहा है और चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत 685 भारतीयों को श्रीलंका से भारत लाया जा रहा है। इसमें से 553 पुरुष और 125 महिलाएं और 7 बच्चे शामिल हैं। इससे पहले INS जलाश्व मालदीव में फंसे करीब 1286 भारतीयों को सुरक्षित कोच्चि ला चुकी है और कोलंबो से 700 भारतीयों को तूतीकोरिन पहुंचाने के बाद एक बार फिर INS जलाश्व मालदीव के लिए रवाना की जाएगी और वहां फंसे करीब 700 और भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए एक और ऑपरेशन को अंजाम देगी। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान में विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने का काम शुरू कर दिया गया है। मालदीव से कई भारतीयों को सकुशल स्वदेश पहुंचाने के बाद अब INS जलाश्व कोलंबो से 700 और भारतीयों को लेकर तूतीकोरिन पहुंचेगा। नौसेना पहले फेज में 1488 लोगों को माले से कोच्चि ला चुकी है। हो रहे हालात को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना को उतारने का फैसला लिया है। सोमवार रात दिए अपने एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से सभी अमेरिकी दुखी हैं और उनके मन में भी एक आक्रोश है।
जॉर्ज और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मगर राष्ट्रपति के तौर पर उनकी पहली प्राथमिकता अपने देश और इसके नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि रविवार रात वाशिंगटन डीसी में जो कुछ हुआ वो बेहद गलत है। ट्रंप ने दंगाइयों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर फिर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। दरअसल बीते 25 मई को धोखाधड़ी के आरोप में अश्वेत अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस हिरासत में लिया गया, लेकिन हिरासत में नागरिक की मौत के बाद लोग भड़क उठे। I am taking immediate presidential action to stop the violence and restore security and safety in America. I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting, to end the destruction and arson, and to protect the rights of law-abiding Americans, including your Second Amendment rights. प्रदेशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे देश को तेलुगु संस्कृति और साहित्य के समृद्ध इतिहास पर गर्व है। इस भूमि के मेहनती लोगों ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी तेलंगाना राज्य दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध गौरवशाली इतिहास से संपन्न तेलंगाना विविध संस्कृतियों व भाषाओं का संगम स्थल है। भारत की गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक इस प्रदेश के सुखद संपन्न भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।